जीएस फोकस आप सभी दोस्तों का स्वागत करता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उनके ऊपर, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली बन सकती है उनके ऊपर, ठीक है। और इसी तरह से हम पूरा ये जो प्रमुख चैप्टर्स हैं जैसे उद्देशिका, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ, राज्य, इन सभी चैप्टर्स पे बात करेंगे, वो भी क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। अगर आप सेशन कंप्लीटली रिवाइज करते हैं तो मान के चलिए कम से कम आपका 4 नंबर किसी भी एग्जाम में पक्के होने हैं, ठीक है। तो समय दीजिए और चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। पहला चैप्टर है उद्देशिका, प्रस्तावना या प्रियम्बल। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है भारतीय संसद में, बी है राष्ट्रपति में, सी है प्रधानमंत्री में, डी है भारत की जनता में। इसमें करेक्ट आंसर है भारत की जनता में। और इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस देख लीजिए कितने एग्जाम में पूछा है, तो इससे आप इसका महत्व पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो बताइए किस डेट को लागू हुआ था भारतीय संविधान? ए है 26 जनवरी 1950, बी है 26 जनवरी 1952, सी है 15 जनवरी 1948, डी है 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और पूर्ण रूप से बन के तैयार किस डेट को हुआ था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ये भी आप साथ में याद करते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 मिसिंग है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। गणतंत्र की परिभाषा होती है, बताइए। ए है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, डी है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो दोस्तों अगर प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो बताइए कब तैयार हुआ पूर्ण रूप से? तो दोस्तों ये हमने बात कर रखा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली आपसे पूछी जाती है एग्जाम। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक समता का अर्थ है, तो बताइए क्या अर्थ है सामाजिक समता का? ए है दमन का अभाव, बी है अवसरों का अभाव, सी है भेदभाव का अभाव, डी है विषमता का अभाव। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समता का अर्थ है भेदभाव का अभाव। चलें अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ठीक है, तो अगर आपने भारतीय संविधान का प्रियम्बल या उद्देशिका पढ़ा होता तो आपको पता होता, ठीक है। तो चारों ऑप्शन पढ़िए। इसमें जो लोक कल्याण शब्द है, ठीक है, ये नहीं है। लोक कल्याण की अवधारणा दोस्तों डीपीएसपी में है। किस में है? याद रखिएगा, डीपीएसपी में, ना कि प्रियम्बल में, ठीक है। तो उद्देशिका में लोक कल्याण की अवधारणा नहीं है, बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों शब्द हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसमें जो राइट आंसर है, ऑप्शन पढ़ के आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें स्पष्ट रूप से घोषणा किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। वर्तमान में इसी धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष शब्द से रिप्लेस किया जा चुका है, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे की व्याख्या की गई है किसमें? बताइए। जैसे प्रस्तावना में दिया है ना, सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय, आर्थिक न्याय, ठीक है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ये सब दी गई है, लेकिन ये आगे इनका व्याख्या किस में मिलता है? बताइए। ए है मूल अधिकारों के अध्याय में, बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, सी है मूल अधिकार या राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों में, डी है संविधान के पाठ में कहीं नहीं।
तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल अधिकार में भी उसका व्याख्या मिलेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी और मूल कर्तव्य में भी मिलेगा। अब कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए जो मूल कर्तव्य है ये संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए जो कमेटी गठित की गई थी उसका नाम मैं बता देता हूँ। स्वर्ण सिंह कमेटी गठित हुई थी मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए, और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? रसिया के संविधान से। ठीक है, अब तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो दोस्तों बताइए कौन सा संशोधन था? चलिए मैं आपको हिंट करता हूँ, उसी संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष हुआ था दोस्तों, तो 1976 में हुआ था। ठीक है, किसका शासनकाल था? तो जल्दी से बताइए 1976 में शासनकाल किसका था? ठीक है, वैसे उस लेडीज़ को आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल दिया हुआ है 42वें संविधान संशोधन से संबंधित जो 3 शब्द जोड़े गए थे, संप्रभु, समाजवादी और क्या है यहाँ पे देखिए 3 शब्द कौन कौन जोड़े गए थे। देखिए क्या जोड़ा गया था, एक तो जोड़ा गया था आपका समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता। ठीक है, तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे, आप याद रखेंगे किसके स्थान पे जोड़े गए थे, ये डिटेल से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? अब ये कितना इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, जल्दी बताइए। तो जाहिर सी बात है इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, है ना, समाजवादी। ठीक है, तो सोशलिज्म वर्ड जोड़ा गया था। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखें। देखिए ये पीसीएस 2018 में ना पूछा हुआ एक प्रश्न है कि क्रम से लगाना था कि पहले कौन है उसके बाद कौन है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एक निमोनिक लिख रहा हूँ। ठीक है, SO, ठीक है, और SE। ठीक है, उसके बाद D और रे। ठीक है, अब सोसो से डेरे। ठीक है, ये याद रखेंगे तो आपको क्रम याद रहेगा। देखिए SO का मतलब है सोवरेन, SO का मतलब है सोशलिस्ट, SE का मतलब है सेकुलर, D की मतलब है डेमोक्रेटिक और RE का मतलब है रिपब्लिकन। ठीक है, तो इतना आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जनता में, यानी कि हम में यानी कि आप, मैं और सभी में निहित है। चलें अगला प्रश्न देखें, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है तो किस संशोधन के बाद से? तो बताइए। तो इस क्वेश्चन को मैं कई बार देख चुका। ठीक है, तो आप लोग भी याद कर चुके होंगे, तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन के बाद से जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो उद्देशिका में या प्रस्तावना में जोड़ दिया गया था। ठीक है, जिसको इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो दोस्तों बताइए भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। भारत के जनता के द्वारा। ठीक है, तो आप ना क्वेश्चन अटेंड करने का सही तरीका क्या है, वीडियो को रोक के अटेंड करें फिर आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए क्या बोलते हैं, जब हमारा प्रियम्बल यानी प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तो हम एक गाना सुनेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो जल्दी से जवाब दीजिए जिन्होंने उद्देशिका या प्रस्तावना पढ़ रखा है। तो ए है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी है हिंदू राष्ट्र, सी है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है, कब से? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। ठीक है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। ठीक है, क्या है? लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना वो प्रारंभ होती है, तो कहाँ से प्रारंभ होती है संविधान की प्रस्तावना? ये दोस्तों MPPCS में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कि जो आपका भारतीय संविधान है, ठीक है, और उसमें जो प्रस्तावना है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये प्रारंभ होती है हम भारत के लोग। ठीक है, यहीं से प्रारंभ होती है और आगे हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, ये शुरू की पंक्तियां हैं। उसके बाद एवं इसमें, ठीक है,
कुछ न्याय में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक न्याय, ठीक है। कुछ स्वतंत्रता यानी कि 5 स्वतंत्रता, कौन कौन सी स्वतंत्रता है? उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक है, विश्वास की स्वतंत्रता है, ठीक है। और बताइए उपासना, विश्वास, और 3 आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। वाक, अभिव्यक्ति, ये सब तो पता है ना, तो कमेंट सेक्शन में बताइए वो 5 स्वतंत्रताओं का नाम। वैसे मैंने 4 तो बता ही दिया है, ठीक है। अब एक बताना है, जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? बताइए जल्दी से, चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 17 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ठीक है। और प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता है, शासक, जैसे मान लीजिए सांसद है या विधायक है, तो वो प्रत्येक क्षेत्र में बदलते रहते हैं, ठीक है। और सत्ता भी 5 साल में बदलती रहती है, ठीक है। तो भारत में एक क्या है, बताइए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, और समय समय पे यहाँ पे शासक परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 ईस्वी है। बिल्कुल करेक्ट बात है ना, करेक्ट है गधों। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इसमें राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वही गलत है, वही सत्य नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनके तैयार हुआ था। बाकी ये दो बी स्टेटमेंट 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ये भी सही है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय रूसी क्रांति से ली गई हैं, ये भी सही है, यानी कि गलत स्टेटमेंट केवल ए है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 19 देखें। के.एम. मुंशी का संबंध किससे है? बताइए। तो दोस्तों चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। संविधान की प्रारूप समिति से, बी है प्रस्तावना समिति से, सी है लोक लेखा समिति से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये संबंधित थे, बताइए जल्दी से, संविधान की प्रारूप समिति से, जिसमें 7 मेंबर थे, और संविधान की प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर V.R. अम्बेडकर थे, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? तो बताइए, इसमें 4 ऑप्शन है, 72, 1976, 1970, 1960। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1960 ईस्वी, ठीक है। तो बेरूबारी जो मामला है ये 1960 ईस्वी से संबंधित है, और इस मामले में जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, इसको संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था। इसमें जो फैसला आया था, ठीक है, तो फैसला ये आया था कि जो प्रस्तावना है, ये जो संविधान सभा में बैठे लोग थे, ठीक है, जो संविधान के निर्माता लोग थे, ये उनके दिमाग का उपज है, ठीक है, तो इसलिए इसको प्रस्तावना का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये बेरोजगारी मामले का मैटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, केशवानंद भारती केस आता है 1973 में, और इसमें क्या होता है, बेरोजगारी जो मामला है उसको बर्खास्त करके, ठीक है, कब, 1973 में, ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का एक हिस्सा मान लिया जाता है, ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और मैं उम्मीद करूंगा इस बारी आप दिमाग लगा के इसका जवाब देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें राइट आंसर जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विषमता का अभाव। भारतीय संविधान में सामाजिक समता का अर्थ है विषमता का अभाव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा है? ठीक है, तो बताइए किसने कहा था? तो इसमें जिनको पता होगा जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट वारकर ने कहा था, ठीक है, तो कुंजी नोट कहा था। अब कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से जवाब दीजिए कि प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है, ठीक है, और उनका नाम अभी थोड़ी देर पहले मैं ले चुका हूं, ठीक है, जो प्रारूप समिति के एक सदस्य के रूप में थे, तो वही थे। अब आप बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जल्दी से छाट के बताइए।
तो पढ़िए, बेरुबारू केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही जवाब हो गया। आपको छांटना है असत्य कथन, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की भाग है, ये भी सही हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी सही हो गया, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी के सभी सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए मित्रों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, बताइए। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ें, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है, जैसे मैं अभी बोला था ना, हम भारत के लोग, भारत को, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट और ये जो लैंग्वेज है, ठीक है, और ये जो रिदम है, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपके पास है, मेरे पास है, यानी कि भारत के जनता के पास है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है। चलें अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है। तो जल्दी से चारों ऑप्शन पढ़ के जवाब देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ए है संवैधानिक राजतंत्र, बी है वंशानुगत लोकतंत्र, सी है लोकतांत्रिक राजतंत्र, डी है लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने 27 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, कितना समय में, 16 मिनट में, ठीक है। तो अब प्रस्तावना का जो महत्वपूर्ण पार्ट था दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब प्रस्तावना से आपसे जो प्रश्न बनेंगे, उम्मीद है कि आप कर लेंगे, ठीक है। अब आप हमें कुछ क्वेश्चन बताइए, ठीक है। आप बताइए भारत के संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा, ठीक है। उनके नाम में प्रेम बिहारी है, आप पूरा नाम बताइएगा, ठीक है। चलिए अब ये दूसरा क्वेश्चन बताइए, जो भारतीय संविधान है इसको लिखने में और इसको बनाने में कितना पैसे का खर्च आया था, ठीक है, कितना पैसा खर्च हुआ था, कितनी लागत आई थी, वो पूछ रहा हूँ। तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, यहाँ पे कुछ आप बताइए, ठीक है, कुछ कीजिए आप, ठीक है। और आप हमें ये बताइएगा, जो अभी हमने प्रस्तावना समाप्त किया है, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है, ठीक है। तो उनके नाम में भार्गव शब्द जुड़ा हुआ है, तो उनका पूरा नाम बताना है, ठीक है। बाकी यहीं पे मैं एक छोटा सा आपको ब्रेक देता हूँ, और यहाँ पे हम हमेशा की तरह एक प्यारा सा सॉन्ग सुनेंगे, ठीक है, कि आपका जो सीरियस वाला मूड है वो थोड़ा सा लाइट हो, ठीक है। तो मैं खुद वो सॉन्ग चूज करूँगा और आप सुनेंगे, बाकी उसके बाद फिर से हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, वैसे मैं डेली जब 2 सॉन्ग सुनाता ही हूँ, ठीक है। तो गाने की जो लाइनें हैं ना, तो मैं बीच में से एक सॉन्ग का सुनाता हूँ, ठीक है, और आप गेस करके बताना वो कौन सा सॉन्ग है, ठीक है। तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तो चलिए सुनते हैं एक मेरा मोस्ट फेवरेट पसंदीदा सॉन्ग, ठीक है, उसके बीच की लाइनें आप बताइएगा कौन सा सॉन्ग है। तुम ही अब कुछ कहो, सुलझाऊं कैसे ये मुश्किल, हाँ तुम ही अब कुछ कहो, सुलझाऊं कैसे ये मुश्किल, झूठ बोल के ही रख लो न तुम मेरा ये दिल, चाहो तो तोड़ देना, टूटा ही नहीं है कब से, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, कतरा कतरा जी रहा हूँ, लम्हा लम्हा मर रहा हूँ, कैसे खुद को मैं संभालूं तू बता, तेरे बिन है सूना सूना मेरे दिल का कोना कोना, कैसे तुम बिन इतने दिन जिया, कैसे दिल को मैं मनाऊं, नाराज पड़ा है कब से, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे
मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। तो ये आशिकी ना पढ़ाई से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पसंद आनी चाहिए और आप सेशन ज्वाइन करने चाहिए, ठीक है, और ध्यान से पढ़ने चाहिए। अब चलिए आगे के क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। बाकी आपका मूड लाइट हो गया होगा, उसके लिए मैंने आपको कुछ तो सुनाया, है ना। और हमेशा की तरह आज भी बोलूँगा, जो चाहते हैं, ठीक है, इंटरटेनमेंट करना अपने दोस्तों का, तो हम जो 1-2 मिनट का ब्रेक लेते हैं उसमें आप दे करें, ठीक है। मैं आपका सॉन्ग इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। चलें तो हम देखते हैं अब आगे जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे हम सिटीजनशिप से रिलेटेड, ठीक है। तो नागरिकता से संबंधित जो पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो दोस्तों इन सभी ऑप्शन को पढ़ने के बाद जो जवाब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब आगे से जो भी क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे, ठीक है, उसमें मैं डायरेक्टली आपके ऑप्शन के सामने आंसर बोलूँगा, ठीक है, और आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक के जवाब देंगे, उसके बाद आंसर सुनेंगे, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 29। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन राइट है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एकल नागरिकता, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों नागरिकता के संबंध में अगर अधिकार मिला है तो संसद को ही मिला है, ठीक है, और जैसे प्रतिबंध लगाने का भी अधिकार संसद को ही मिला है, ठीक है। संसद भवन, यहाँ पे पार्लियामेंट की बात हो रही है, पता चले आप सांसद को समझ रहे हो, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी है, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों सभी ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, भारतीय बैंक में धन जमा करके जो भारतीय नागरिकता है वो प्राप्त नहीं की जा सकती है, बाकी जन्म के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलित होने पर की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें आपको एक बात बता दें, ठीक है, एक बार क्या हुआ था, जो बांग्लादेश है उसका बहुत सारा भूभाग भारतीय क्षेत्र में लिया गया था और कुछ भाग बांग्लादेश को दिया गया था, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी देश का भूभाग लेते हैं तो उस भूभाग पे निवास करने वाले लोग वो ऑटोमेटिकली जिस देश में वो हिस्सा जाता है, ठीक है, उस देश के नागरिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर के तीनों तो ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, किसी देश के बैंक में पैसा जमा करके आप वहाँ की नागरिकता नहीं ले सकते, विशेषकर भारत में, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? तो सभी ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। इसमें जो राइट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त है राज्य की सदस्यता, ठीक है, बाकी ये देख लीजिएगा, ये नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता, ठीक है, पाकिस्तान से आकर, ठीक है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 6, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33। पाकिस्तान में आकर ठीक है, वही प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34। नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है? तो जैसे मान लीजिए आपका नागरिकता है वो कैसे खत्म हो सकती है, ठीक है, तो इसमें कुछ प्रावधान है, ठीक है। अगर उसमें आप फिट आते हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देशद्रोह का अपराध अगर सिद्ध हो जाता है आपके ऊपर, ठीक है, तो नागरिकता का जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा, बाकी अन्य ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखें, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने, गलत, पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, ये भी कुछ बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन यही सही है। यहाँ पे जो राज्य है ये देश के संबंध में है, ठीक है, और भारत में एकल नागरिकता है और यहाँ राज्य का मतलब है देश, ठीक है। तो अगर आप स्वैच्छिक रूप से किसी अन्य देश की जाके नागरिकता ले लेते हैं, ठीक है, तो भारत की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। ऐसा एक बार हुआ था, ठीक है, अक्षय कुमार के मामले में वो कनाडा का उनको नागरिकता मिला हुआ था, तो दोनों में से किसी एक को लेना था, तो उन्होंने कनाडा को बर्खास्त किया और भारतीय देश के नागरिक बने। बहुत सारे फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस हैं जो
भारत में है लेकिन उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले रखी है, ठीक है। तो ब्राउज करके आप हमें बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद अगर हम सही जवाब पे आते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। संपत्ति स्वामित्व तो कोई मतलब रूल नहीं है इसका, ठीक है। अधिवास है, वंशानुक्रम है, पंजीकरण मेथड है, ठीक है। अगर कोई नागरिकता लेना चाहता है, नागरिकता का दावा करना चाहता है, तो इन ऊपर के तीनों ऑप्शन के माध्यम से दावा कर सकता है, ठीक है। बाकी संपत्ति स्वामित्व तो कोई आधार नहीं है, क्योंकि भारत में तो बहुत सारे देशों के नागरिकों की संपत्ति होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री आके लगा दिया तो उसी की संपत्ति होगी ना। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, ये सभी करेक्ट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। प्रश्न नंबर 38 देखें, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार चर्चा किया गया है, तो बताइए किस भाग में किया गया है। प्रश्न नंबर 38 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। 1955 का जो नागरिकता कानून नियम है, ठीक है, उसमें आया था बहुत सारा प्रोविजन कि मतलब कैसे आपका नागरिकता रद्द हो सकता है, ठीक है, और कैसे आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत विस्तृत वर्णन है 1955 के नागरिकता कानून में, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, सारे ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट क्या है, किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है। आपको इसमें सही स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 में तो दोस्तों बी देखिए, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे या यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों इसमें, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो 1992 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, तो उसमें जो भारत के बाहर अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, ये प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न देखें, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप 7 वर्ष से अधिक रहते हैं, ठीक है, विदेश में, और भारत सरकार को सूचित नहीं करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऐसे सभी व्यक्ति जो, ठीक है, या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। तो बताइए ये डेट पूछा जा रहा है, ठीक है। ऐसे जो सभी व्यक्ति, जो दिनांक पूछा जा रहा है, किस डेट के पश्चात अगर भारत में जन्म ग्रहण किए हों या लिए हों, ठीक है, तो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो ये प्रावधान, ठीक है, कब आया था और किस डेट पे आया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई भारत में पैदा हुआ है, ठीक है, सॉरी उसके पश्चात भी अगर भारत में जन्म लिया है, ठीक है, तो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है, ठीक है, उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो देखिए, त्यागने पर भी, पर्यावसन पर भी, वंचित किए जाने पर भी, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। त्यागना मतलब अगर स्वेच्छा, आपकी अपनी स्वेच्छा है कि आप भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप नागरिकता त्याग सकते हैं, ठीक है। अगर जाके आप कहीं और किसी देश में बस जाते हैं तो वहाँ पे भी आपका नागरिकता रद्द होता है अगर 7 साल तक आप देश में नहीं आते। और अगर आप जैसे मान लो देशद्रोह का केस चल रहा हो, ठीक है, या फिर आपातकाल की स्थिति में आप जिस देश के साथ युद्ध हो रहा हो वंचित कर दिया जाता है, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें स्थिति पूछी जा रही है, किस स्थिति में। तो दोस्तों इसमें देखिए, ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, इन सभी में, ठीक है, आपकी नागरिकता रद्द नहीं की जा सकती है, तो याद रखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी से, 44 का होगा आपका बी, 1949 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें ध्यान से, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति आके भारत में रहता है तो उसको वो अधिकार नहीं प्राप्त है, ठीक है। तो बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, 45 का। पढ़ के बताइए ध्यान से, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सभी के सभी उपयुक्त सभी जितने भी हैं, जैसे कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता पर विदेशी नागरिकों को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का जो अधिकार है वो सिर्फ नागरिकों को है, ठीक है। अगर अनुच्छेद 15, 16 और 19 की बात करें, ये जो मौलिक अधिकार इसमें है, ठीक है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ किसको है,
बताइए, भारतीय नागरिकों को, और ये गैर नागरिक दावा नहीं कर सकते इन पे। तो सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो दोस्तों ये हम देख चुके हैं। तो बताइए किस संविधान से? तो भारत में एकल जो नागरिकता की अवधारणा है ये किस देश के संविधान से अपने वहाँ बारो किया गया है? तो इंग्लैंड से, ठीक है। और बाकी यूएसए में दोहरी नागरिकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, किस बात का? तो क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, व्यापार और व्यवसाय की जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके लिए दावा नहीं कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के जवाब देते रहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 48 देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो दोस्तों जो नागरिकता आपका तय होता है और जो नागरिकता जहां से आप प्राप्त करते हैं वो कौन सा निकाय है? तो इसमें जो राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, वो है संसद। तो हमने अनुच्छेद नंबर 11 देखा था, प्रतिबंध वही लगाता है और वही आपको नागरिकता दे सकता है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, ठीक है। अब मैंने बहुत सारे कारण बता दिए हैं, अब इसका जवाब आप देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जिससे बताया था ना, एक व्यक्ति अगर स्वच्छंद रूप से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, ठीक है, तो वो अपनी नागरिकता खो देता है भारत में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें मित्रों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सिटीजनशिप वाला पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो दोस्तों भाग नंबर 3 में, ठीक है। और नागरिकता जो अधिकार था वो भाग 2 में था, ठीक है, वो हम देख चुके। अभी चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो दोस्तों अभी हमने बात किया किससे? मूल अधिकारों से, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा जवाब है, लेकिन ये एग्जाम में प्रश्न पूछता है ना तो लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप रिवाइज कीजिए। अब देखिए मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो ठीक है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता मिली थी। कैसी मान्यता? संवैधानिक मान्यता, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पे है, ठीक है। तो भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, याद रखिएगा, एग्जैक्टली पूछ लेता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अवलोकित भाग कहा है, ठीक है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भाग कहा है? तो दोस्तों संविधान के भाग 3 को, ठीक है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बड़ी बात कही है। और इन्हीं फंडामेंटल राइट में एक अनुच्छेद है 32 नंबर का, उसको हम संवैधानिक उपचार भी कहते हैं। और इसमें क्या है, अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप, ठीक है, उस अधिकार के दावा के लिए। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस आर्टिकल को, अनुच्छेद 32 को क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा। तो याद रखिएगा। चलिए, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह हैं। अब बताइए मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े स्तर के एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों वो मानव के प्रकृति और अप्रतिदेय अधिकार हैं, ठीक है, यानी कि मानव जब पैदा होता है तो वो जो बहुत बेसिक अधिकार है, ठीक है, जो उसको चाहिए उसके व्यक्तिगत विकास के लिए वो अधिकार चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मानव का प्राकृतिक या तो अप्रतिदेय अधिकार, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखें मित्रों, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो अगर आप 12 से लेके, ठीक है, 35 तक जाते हैं तो आपको 24 कदम चलने पड़ते हैं, ठीक है। 12 से 35 तक जाते हैं तो 24 आर्टिकल में मूल अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलें अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो बताइए, मौलिक जैसे अभी तो ये तक क्या था? आर्टिकल्स थे, कितने आर्टिकलों में प्रावधान, अब कितने प्रकार के अधिकार मौलिक प्राप्त हुए हैं वो बताइए, ठीक है। तो अगर बात हो कि जो मूल संविधान था, ठीक है, तो अगर पूछा जाए भारतीय संविधान का जो बेसिक जब बन के आया था तो उसमें 7 अधिकार थे, लेकिन उसमें जो दोस्तों संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, उसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1978 में, ठीक है, 44th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब? 1978 में इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब इसको हटा के संपत्ति के अधिकार को, ये पहले अनुच्छेद 31A में था। ठीक है, तो हटा के इसको 300A में कर दिया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ पे वर्णित हैं? तो दोस्तों भारत के संविधान में पढ़ के बताइए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ पे है? ये देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन कुछ और दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मौलिक भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, यहाँ पे देखिए मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मुझे लगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट ऑप्शन देख के लगा। ठीक है, तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, तो याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 60, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनी है? प्रवर्तनी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों जिसके लिए आप दावा कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें तो मूल अधिकारों की, ठीक है, तो जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार हैं उसके लिए आप जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, हाई कोर्ट का दरवाज़ा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ठीक है, जाके आप खटखटा सकते हो, आप याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू कराने का उत्तरदायित्व है किसका है? तो दोस्तों यहाँ पे किसका है बताइए? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों जब निलंबन की बात हो तो निलंबन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। मौलिक जो अधिकार हैं उनमें काट छाट, उसमें अमेंडमेंट कौन कर सकता है? संसद। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट समय समय पे बेसिक स्ट्रक्चर जो तय करती है, ठीक है, वो बिना खंडित किए संसद क्या कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई का अधिकार किसको प्रदान है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, इसमें उच्च न्यायालय को भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के संबंधित जो मतलब सुनवाई है वो विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय को है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, लेकिन उच्च न्यायालय के पास भी जा सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, तो बताइए किसके द्वारा? प्रश्न नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा। ठीक है, और अनुच्छेद अगर पूछे तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 66 देखें, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, ठीक है, क्या किया जा सकता है? अब ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन ए है निलंबित नहीं किया जा सकता है, बी है निलंबित किया जा सकता है, सी है किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, डी है ऊपर जो निर्दिष्ट दिए गए हैं कुछ भी सही नहीं है। तो दोस्तों 66 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, निलंबित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति करता तो है जब आपातकाल की घोषणा होती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। 356 के अंतर्गत क्या होता है, और 360 के अंतर्गत क्या होता है ना, इसके अंतर्गत क्या होता है बताइए? राष्ट्रपति शासन लगता है। इसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगता है, और इसके अंतर्गत 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है। ठीक है, तो इन स्थितियों में, ठीक है, क्या होता है? मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध या फिर इनको निलंबित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा मूल अधिकारों का जो प्रवर्तन होता है, यानी मूल अधिकार जो आपको मिले हुए हैं उसका दावा करने के लिए आप उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो हमने बताया अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, और 226 के अंतर्गत बताइए किसका? हाई कोर्ट का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात है आपको पता चल गया होगा, कौन होगा? न्यायपालिका। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकारों का संरक्षक है वो है न्यायपालिका, याद रखेंगे आप। चलें अगला प्रश्न देखें, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो बताइए कौन दे सकता है?
तो जाहिर सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, राष्ट्रपति है ना, निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है और प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को। प्रश्न नंबर 70 देखिए, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो अभी हमने देखा था, ठीक है, किसको है? संसद को है। तो आप ये भी है याद रखेंगे। कितना टाइम हुआ? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अभी हमारे पास थोड़े से प्रश्न और हैं। कितने हो गए? 70, और हम करेंगे टोटल 86 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा इधर उधर हो गया और फ़ोन की बैटरी भी थोड़ी सी कम है ना। तो हम अगला जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है, जितने भी हमने चैप्टर देखे थे वो पार्ट 2 में देखेंगे। अभी आप कंटिन्यू रहिए, ठीक है। मौलिक अधिकार के बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन हम कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, तो बताइए इसमें से क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था व्यक्तिगत विकास के लिए, ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ये मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 72 देखें, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास प्राप्त है? तो हमने अभी देख लिया है ना। तो अब क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा और एग्जाम में यही पूछेंगे, ठीक है, तो आप धड़ाक धड़ाक आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को, ठीक है, प्रवर्तित करने का अर्थ सिर्फ यही है कि आप दावा कर सकते हो उनके लिए और वो उसको लागू करवाएंगे। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है, ठीक है। अब यहीं पे हम देख लेते हैं कुछ और विशेष बातें। 14 से 18 हो गया आपका समानता का अधिकार, ठीक है। 19 से आपका 22 हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद 23 से 24 हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और उसके बाद 25 से आपका 28 हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित, ठीक है, अधिकार। उसके बाद आपके कुछ विशेष अधिकार आएंगे अल्पसंख्यकों से रिलेटेड और कल्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा उनका भी प्रावधान किन अनुच्छेद से किन के तक है। चलें अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो दोस्तों बताइए विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाने वाला कौन सा अनुच्छेद है? तो प्रश्न नंबर 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 14, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, ठीक है। तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? अनुच्छेद 14, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, विधि के सामने समानता का अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार? तो दोस्तों बताइए कैसा है? तो विधि के सामने जो समानता का अधिकार है वो एक नागरिक अधिकार है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान की छुआछूत, ठीक है, या फिर जो समाज में छुआछूत की जो पद्धति है उसके विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 17 में दिए गए हैं, ठीक है। अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो प्रोविज़न है, ठीक है, कि अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एसटी एट्रोसिटी एक्ट भी है एक, ठीक है, एट्रोसिटी एक्ट 1989, ठीक है, वो भी याद रखेंगे, जो अनटचेबिलिटी को क्या करता है? ख़त्म करता है। तो अनुच्छेद 17 में इसके प्रावधान दिए गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 77 देखिए, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? बताएं जल्दी से। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी। समानता का अधिकार धार्मिक समानता देता है, आर्थिक समानता देता है और सामाजिक समानता देता है, तीनों समानता देता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है अनुच्छेद 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो याद रखेंगे आप, ठीक है, और इसको आप करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बताइए 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, इसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो इसको नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा आप, ठीक है। और ये जो आपका अनुच्छेद 17 है उसी के फेवर में आया था, ठीक है, अनटचेबिलिटी पे प्रतिबंध लगाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो दोस्तों बताइए, अगर भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 की बात हो रही है तो किसके अंतर्गत उसे वर्गीकृत किया जाएगा? तो दोस्तों समता के अधिकार के अंतर्गत आता है आपका अनुच्छेद 15, वहीं से आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हमने देख लिया।
अब बस 6 प्रश्न और हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम पार्ट 1 में पूरा कंप्लीट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि टाइम और चार्ज दोनों का इशू है। ठीक है, तो इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे बाकी चीज़ें। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो बताइए। इसमें देखिए दोस्तों, 14 से लेके 18 तक हमारे समानता के अधिकार आते हैं, तो अनुच्छेद 19 कहाँ पे आ जाता है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 82 देखिए, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन हेतु सक्षम किया? तो बताइए, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन हेतु सक्षम किया है? तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा 82 का। इसमें देखिए दोस्तों, जो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द हैं वो भी इस बात के फेवर में है, और जो आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 14 का जो ए है, ठीक है, उसमें भी आपका क्या आता है बताइए? अनुच्छेद 14 के ए में समानता और वित्त के संबंध क्या है? संरक्षण का अधिकार। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो अनुच्छेद 16 का ए है वो क्या बताता है? साथ मिलकर मिलाकर पढ़ना और आगे बढ़ना। ठीक है, और इसमें इस तरह से जो तीनों ऑप्शन हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ए बी और सी तीनों को मिलाकर आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये इसका राइट स्टेटमेंट होगा, यानी भारतीय संविधान में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन हेतु कौन कौन सही जवाब होगा? तो सारे के सारे स्टेटमेंट। ठीक है, और ये एक बड़े स्तर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो छोटे स्तर के एग्जाम वाले इस पे ध्यान न खपाएं। अगला प्रश्न पे ध्यान दें, चेन्नई राज्य बनाम, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम देवराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो दोस्तों बताइए इसमें 83 का राइट आंसर क्या होगा? जिनको केस पता होगा उनसे क्वेश्चन बनेगा। तो भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है, ठीक है, वो चेन्नई राज्य बनाम चंपकम देवराजन का मुख्य विषय था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 84, भारत में समाचार पत्रों का जो स्वतंत्रता है, ठीक है, वो अनुच्छेद किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, तो बताइए किससे संबंधित है दोस्तों? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 का जो 1 का ए है। ठीक है, इंग्लिश में ए और हिंदी में क, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए मित्रों देखते हैं 85 नंबर का प्रश्न, भारत का संविधान सुस्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी के अंतर्निहित है, वो अनुच्छेद कौन सा है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1)(a) में। ठीक है, और इस तरह से हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। और अंतिम प्रश्न देखिए आज का, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? तो दोस्तों बताइए कितनी हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। ठीक है, तो वो 6 जो अधिकार हैं कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा, वो कौन कौन सी स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकार हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। और अब यहाँ पे मैं आप लोगों से जो नए विद्यार्थी हैं उनसे ये बोलूँगा कि अगर आपको सेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बाकी देखिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना, ठीक है, कि जो अगला पार्ट होगा, ठीक है, उसमें हम पार्ट 2 में क्या करेंगे, जो फंडामेंटल राइट्स है वो कल आपको शाम को मिलेगा। फंडामेंटल राइट्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये देखिए बेसिक हमने कवर किया, वो देखेंगे, और बाकी जितना अभी चैप्टर बचा है 3 चैप्टर, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी लगभग 1 घंटे का सेशन होगा। उसके बाद से आपका संविधान कंप्लीट रिवाइज्ड। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं विदा चाहूँगा। अब मैं चाहूँगा अगर आप सुबह वाला, ठीक है, या फिर वो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आपने नहीं देखा है, आप वो जाके ख़त्म करें जिनका एग्ज़ाम है, और जो आप डेली टेस्ट अटेंड करते हैं, ठीक है, उसको ना जब भी टाइम मिलता है कान में ईयरफोन लगा के उसको रिवाइज किया कीजिए। ठीक है, सिर्फ टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम पास में है तो रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।